आरती, आज मैं तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज ना मत कहना। इतना कहते हुए वो जैसे ही अनिका के ऊपर झुकता है, तो अनिका एक दर्द भरी आवाज में कहती है, विशाल, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। विशाल अनिका की बात सुनकर एकदम रुक जाता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, अनिका, क्या बात है? आज से पहले तो मेरे करीब आने में तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई, फिर आज क्यों तुम मुझे खुद से दूर कर रही हो? वो कुछ बोलती इससे पहले ही वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम इसलिए मेरे पास नहीं आ रही हो क्योंकि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। अनिका जैसे ही तबीयत का सुनती है, तो वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ विशाल, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रही है और मुझे बहुत लो फील हो रहा है। वह उसके माथे से बालों की लटें हटाते हुए कहता है, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं तुम्हारे पास नहीं आता। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है, इट्स ओके। इतना कहते हुए वो जैसे ही बेड से उतरने लगती है, तो विशाल फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आरती, माना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों प्यार भरे लम्हों को नहीं जी सकते, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं और तुम एक बेड शेयर भी नहीं कर सकते। इतना कहते हुए वो बहुत आराम से अनिका को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है और उसके माथे को अपने होठों से छूते हुए कहता है, आरती, तुम नहीं जानती कि तुम मेरी जान हो और तुमसे अलग रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर कभी तुम मुझसे दूर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। विशाल के मुंह से ये सुनकर अनिका थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो झट से विशाल के होठों पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, विशाल प्लीज, ऐसा मत बोलो। विशाल अनिका के इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर धीरे से साइड लैम्प को बंद कर देता है। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी और उस रोशनी में विशाल अनिका को देख रहा होता है। अनिका को लगता है कि कहीं विशाल उससे फिर कुछ कहने ना लगे, इसलिए वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सोने का नाटक करने लगती है। विशाल को भी जब लगता है कि अनिका सो गई है, तो वह भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। करीब 1 घंटे के बाद जब अनिका अपनी आंखें खोलती है, तो विशाल को सोते हुए देखकर वो जल्दी से उठ जाती है और विशाल के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में आ जाती है और फिर दरवाजा लॉक करके जोर जोर से सांस लेने लगती है। कुछ देर पहले की सारी बातें याद करके उसे अपने तन मन में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। विशाल का हाथ पकड़ना, उसका रोमांटिक बातें करना और फिर उसके साथ बेड को शेयर करना, सारे दृश्य एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। वो महसूस करती है कि उसका दिल अभी भी वैसे ही धड़क रहा है जैसे कुछ देर पहले विशाल को अपने नजदीक देखकर धड़क रहा था। अचानक ही उसके होठों पर विशाल का नाम आ जाता है, जिससे एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर गई। पर अगले ही पल यह सोचकर कि विशाल मुझे आरती समझता है और वो आरती समझकर ही मुझसे प्यार भरी बातें कर रहा था, और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी आरती नहीं अनिका हूँ, तो वह मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए अनिका, इन सारी बातों को भूलकर तुम बस अपने काम पर फोकस करो। तुम यहाँ उसे ठीक करने आई हो और वह अब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, और जब उसकी मेमोरी पूरी तरह से वापस आ जाएगी, तो वह हमेशा हमेशा के लिए राणा मेंशन से चली जाएगी। यही बात सोचकर वो बेड पर सोने के लिए आ गई थी। उधर अभय राणा इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे
कि अचानक से विशाल अनिका के साथ बिल्कुल अपनी पत्नी जैसा बिहेव क्यों करने लगा। कुछ पल सोचकर अभय ने फोन उठाया और डॉक्टर चौहान को कॉल किया। डॉक्टर, मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। विशाल अब पहले जैसा मेंटल डिस्टर्ब नहीं है। वो बात करता है, सबको पहचानता है, कभी कभी तो मुझसे बिजनेस की बातें भी करता है। उसे पिछली सारी बातें याद आ गई हैं, पर यह याद क्यों नहीं आ रहा कि उसकी आरती अब इस दुनिया में नहीं है। वो अभी भी अनिका को आरती समझ रहा है और बिल्कुल आरती के जैसा ही उसके साथ बिहेव करता है। उसे बिल्कुल याद ही नहीं है कि आरती अब इस दुनिया में नहीं है। फोन की दूसरी तरफ डॉक्टर चौहान की आवाज गंभीर हो गई। मिस्टर राणा, यह गंभीर संकेत है। हो सकता है कि इलाज के दौरान उसका मानसिक संतुलन तो सुधरा हो, लेकिन कुछ यादें वापस ना आई हों या दिमाग ने खुद उन्हें दबा दिया हो। अभय राणा ने गहरी सांस ली और थोड़ा घबराते हुए बोले, तो अब क्या करें? आप कल सुबह विशाल को मेरे पास लाएं। मुझे कुछ मेमोरी और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करने होंगे। सही रिपोर्ट आने के बाद ही हम तय करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो अभय राणा जल्दी से रेडी होकर जैसे ही विशाल के कमरे में गए तो विशाल बेड पर गुस्से से बैठा था और अनिका से कह रहा था कि तुम रात में मुझे छोड़कर कहाँ गई थी। अनिका उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ था कि जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगी कि आज के बाद तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना मेडिसिन लूंगा। अनिका उसकी बात सुनकर घबराते हुए कह रही थी, विशाल ऐसी जिद नहीं करते, तुम अभी ठीक नहीं हो, इसलिए डॉक्टर ने हम दोनों को अलग अलग रहने के लिए कहा है। अभय राणा देखते हैं कि अनिका उसे हर तरह से मनाने की कोशिश कर रही है, पर उनका बेटा विशाल उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा है। यह सब देखकर अभय राणा भी थोड़ा घबरा जाते हैं और फिर वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग विशाल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है विशाल, हम लोग अभी डॉक्टर के पास चलेंगे और डॉक्टर अगर कहेंगे कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो तो आरती तुम्हारे साथ रहेगी। विशाल अपने पापा की बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन अनिका उन्हें बहुत आश्चर्य से देख रही होती है। वह हॉस्पिटल जाने के लिए नीचे आकर गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में अभय राणा, विशाल और अनिका हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अनिका उसके पास खड़ी थी, इसलिए विशाल उसका हाथ थाम लेता है और धीरे से कहता है, आरती घबराना मत, मैं यही हूँ। अनिका के चेहरे पर मजबूरी वाली मुस्कान थी, जबकि उसके अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। डॉक्टर चौहान ने कमरे का दरवाजा खोला और बोले, आइए मिस्टर राणा, मुझे आपके कुछ टेस्ट करने हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या नहीं। कुछ ही देर में टेस्ट शुरू हुए। लाइट पर नजर टिकाना, तस्वीरें पहचानना, तारीख और साल बताना। हर सवाल पर विशाल सहजता से जवाब देता है, लेकिन जब डॉक्टर ने फोटो में आरती की वो तस्वीरें दिखाईं जिसमें आरती प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वह तुरंत अनिका की ओर इशारा करके बोला, आरती, ये तुम्हारी फोटो तो नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें तो तुम प्रेग्नेंट हो और हम लोगों का तो अभी कोई बेबी नहीं है। टेस्ट खत्म होने के बाद विशाल को नर्स वार्ड में ले गई। अभय राणा और अनिका वहीं डॉक्टर चौहान के केबिन में बैठे थे। कमरे में हल्की हल्की दवा और सैनिटाइजर की खुशबू फैली थी। डॉक्टर चौहान ने फाइल बंद करके मेज पर रखी और गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर अभय राणा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। विशाल को पार्सल मेमोरी लॉस है। उनका दिमाग अतीत के उस हिस्से को अभी भी सच मान रहा है जहां उनकी पत्नी आरती जिंदा थी। अनिका की आंखें भर आईं और वह धीरे से बोली, तो
अब हमें क्या करना होगा? डॉक्टर ने उनकी ओर देखा और बोले, सबसे पहले आपको उनके सामने सच बिल्कुल नहीं बताना है। अगर आपने उन्हें झटका दिया, तो दिमाग फिर से डिस्टर्ब हो सकता है। याद रखिए, उनका मानसिक संतुलन बहुत नाजुक है। अभी तक आपने उन्हें रिकवर करने में बहुत मदद की है, इसलिए प्लीज़ अब आगे भी उन्हें ऐसे ही कोऑपरेट करिए, वरना उनकी हालत पहले से और भी ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। शायद इस बार उनका दिमाग यह सदमा बर्दाश्त न कर पाए। अभय राणा ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन कब तक हम लोग ये सच छुपाएंगे? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया, जब तक उनकी याददाश्त खुद लौटकर ये सच स्वीकार करने की क्षमता ना बना ले। फिलहाल उन्हें उसी माहौल में रखें जो उनकी यादों से मेल खाता हो। अनिका थोड़ी असमंजस में बोली, मतलब मुझे उनके सामने आरती बनकर रहना होगा? डॉक्टर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि वो आपको अभी भी आरती समझ रहा है। अगर आप अचानक बदल जाएंगी, तो उनकी रिकवरी पर बुरा असर पड़ेगा। अभय राणा ने अनिका की तरफ देखा। उस नज़र में एक तरह का मौन अनुरोध था, मानो कह रहे हों कि यहाँ तक मेरा साथ निभाया है, तो प्लीज कुछ दिन और मेरे बेटे की पत्नी बनने का नाटक कर लो। और तभी डॉक्टर बोले, अनिका, ये सिर्फ इलाज का हिस्सा है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही विशाल को आरती की डेथ वाली मेमोरी का वह हिस्सा भी उन्हें याद आ जाए। इसलिए कुछ दिनों तक आप आरती बनकर उनके सामने रहिए। अनिका ने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। ठीक है, मैं करूंगी। डॉक्टर ने आखिरी बात दोहराई, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी ऐसी बात या याद सामने ना लाना जो उन्हें उनकी आरती की मौत की तरफ ले जाए, क्योंकि अभी उनका दिमाग सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। केबिन से बाहर जाते समय अनिका के दिल में एक अजीब सा एहसास था, क्योंकि अब वो सिर्फ अनिका नहीं थी, कम से कम विशाल की दुनिया में वो अब आरती थी। उसकी आरती, जिस पर वो अपनी जान निछावर करता था। वह विशाल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल तो रही थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। वो अपने मन में सोच रही थी कि बीते कुछ महीनों में उसकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, और आगे अभी उसके साथ न जाने और क्या क्या होगा। थोड़ी देर में अनिका, विशाल और अभय राणा घर आ जाते हैं। अनिका विशाल को जैसे ही उसके कमरे में ले जाती है, तो उसे रात की बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से विशाल ने उसे बेड पर लिटाया था, उसके ओंठों को छू लिया था, और जैसे ही वो बात याद आती है, तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। विशाल उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाने लगता है, तो अनिका बहाना करते हुए कहती है, विशाल, मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगी। तुम जाओ, जाकर आराम करो। विशाल कमरे में आ जाता है, और दूर खड़े अभय राणा और सुजाता जी अनिका के डर और हिचकिचाहट को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। अनिका सीधा अभय राणा के पास आती है और थोड़ा सख्त अंदाज में कहती है, सर, मुझे लग रहा है कि मैं आरती बनने का नाटक और ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि विशाल तो मुझे इतना कहते कहते जब अनिका चुप हो गई, तो अभय राणा और सुजाता जी उसके अनकहे शब्दों को समझ जाते हैं। अभय राणा कहते हैं, बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें विशाल के साथ एक ही कमरे में रहना अनकंफर्टेबल लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात ठीक नहीं लग रही, पर बेटा, हम सब मजबूर हैं। विशाल की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता। जिस समय मैं तुम्हें आरती बनाकर लाया था, उस समय मैंने यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तभी सुजाता जी थोड़ा अटकते हुए कहती हैं, अगर आप दोनों को बुरा ना लगे, तो मैं एक बात कहूं। अभय राणा और अनिका बहुत ध्यान से सुजाता जी को देखने लगती हैं।
तभी अभय राणा कहते हैं, सुजाता जी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अनिका बहुत ध्यान से उन्हें देख रही होती है। सुजाता जी मन ही मन इस बात से बहुत डर रही हैं कि कहीं उनकी बात सुनकर अभय राणा नाराज ना हो जाएं या फिर अनिका उनके बेटे को छोड़कर कहीं चली ना जाए। इसलिए वो कुछ देर तो चुप खड़ी रहती हैं। पर जब अनिका और अभय राणा उनसे बार बार वो बात बताने को कहते हैं तो वह थोड़ा सा घबराती हुई कहती है, आरती तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्यों ना हम लोग विशाल और अनिका की शादी करवा दें। और वैसे भी उस दिन विशाल ने अनिका की मांग में सिंदूर भी लगा दिया था और उसे मंगलसूत्र भी पहना दिया था। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों की शादी अभी वह इतना ही बोली थी कि अभय राणा गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, सुजाता जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है कि विशाल आरती से बेइंतहा प्यार करता था। आज आप उनकी शादी अनिका से करवा देंगे और वह खुश हो जाएगा। लेकिन कल जब उसकी मेमोरी वापस आएगी तो मैं 100% श्योर हूँ कि वह अनिका को अपनी पत्नी के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो अनिका को डिवोर्स दे देगा। उस समय अनिका बेचारी क्या करेगी? इसलिए तुम्हारा यह सोचना बिल्कुल गलत है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अभय राणा की बात सुनकर सुजाता जी चुप तो हो जाती हैं, लेकिन अपने मन में ही कहती हैं, ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि अगर हम विशाल और अनिका की शादी करवा देंगे तो हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अनिका जैसी समझदार जीवन साथी पाकर वो अपना सारा दर्द सारी तकलीफ भूल जाएगा। अभय राणा यह कहकर वहां से चले जाते हैं कि अनिका, मुझे पता है कि तुम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लोगी, क्योंकि अभी तक तुमने जिस तरह से विशाल को समझाया है और उसे ठीक किया है, उसे देखकर मुझे यकीन है कि तुम कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालोगी जिसमें तुम्हें विशाल के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सुजाता जी भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। उधर अनिका सुजाता जी की बात को बार बार अपने मन में याद कर रही थी। वह चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसे सुजाता जी की बात सुनकर बुरा क्यों नहीं लगा, क्यों मैंने उनकी बात सुनकर गुस्सा नहीं किया। वो अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को देखती है और खुद से कहती है, इसका मतलब सुजाता जी जो कह रही थी कि हमारी शादी हो गई है, तो क्या मुझे ये सच मान लेना चाहिए? तमाम सवालों से जूझती अनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी विशाल वहां आता है और जब हाथ पकड़कर वो अनिका को अपने कमरे में चलने को कहता है, तो वह उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहती है, विशाल देखो, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो और आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसलिए हम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते। विशाल जिद करते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। इसलिए आज के बाद जहाँ तुम वहाँ मैं, और अब तुम सीधी तरीके से रूम में चलो, वरना मैं तुम्हें फिर अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाऊंगा। इतने महीनों में अनिका अच्छी तरह से जान गई थी कि विशाल बहुत जिद्दी है, इसलिए वह उसके साथ कमरे में आ जाती है, लेकिन बहुत प्यार से कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक बार भी तुम मेरे करीब नहीं आओगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम दोनों करीब आएंगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक होने में बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। और फिर वह थोड़ा उदास होने का नाटक करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हम दोनों के बीच कोई दूरी ना रहे, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम दोनों दोबारा से हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चलेंगे और वहां मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। विशाल अनिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और धीरे से उसके कान में कहता है, आज कितने दिनों बाद तुमने मुझसे प्यार भरी बातें की हैं।
अब तो मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। पर यार, एक बात तुम्हें भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम मेरे साथ मेरे ही बेड पर सोओगी, लेकिन अगर तुम मेरे पास आए तो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। विशाल के प्रॉमिस करते ही अनिका की जान में जान आ जाती है, और फिर वह चुपचाप बेड के दूसरी साइड आकर लेट जाती है। हालांकि विशाल के साथ बेड शेयर करते हुए अनिका को बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन वो अपने दिल को यह कहकर समझा देती है कि कभी-कभी दूसरों की भलाई के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिनके लिए दिल गवाही नहीं देता। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, और बीते हुए दिनों के साथ अनिका खुद को अब विशाल के थोड़ा करीब समझने लगी थी। विशाल जब भी उसके पास आता तो वह बस एकटक उसे देखती रहती, क्योंकि विशाल के नाम से उसके दिल में हलचल होने लगी थी। मन के किसी कोने में विशाल के नाम से उसका दिल धड़कने लगा था। वो लाख अपने दिल को समझाती कि विशाल उसका कभी नहीं हो सकता, पर उसका दिल एक भी नहीं सुनता। वो खुद से कहता, अभी तो विशाल उस पर अपनी जान निछावर कर रहा है, लेकिन कल जब उसकी पार्सल मेमोरी वापस आएगी तो उसकी दुनिया में वो कहीं भी नहीं होगी। उस समय वो सिर्फ उसे अजनबी समझेगा। और ऐसी तमाम बातें सोच सोच कर उसका दिल उदास हो गया था। पर कहते हैं ना कि इश्क पर कोई जोर नहीं होता। यही हाल कुछ हमारी अनिका का हो रहा था। हर दिन बीतने के साथ ही अनिका का दिल विशाल से बेशुमार मोहब्बत करने लगा था। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दिल अब उसका नहीं रहा। हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर बस विशाल की बातें ही छाई रहती थीं। विशाल जब भी उसके साथ होता तो उसे ऐसा लगता कि चारों तरफ उसके फूल खिले हैं। कभी-कभी वो कोई प्यारा सा गाना गुनगुनाने लगती, तो कभी बैठे-बैठे ही मुस्कुराने लगती। एक दिन बारिश हो रही थी और मौसम बहुत सुहाना था। सुहाने मौसम को देखकर वो मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाने लगी। जब चली ठंडी हवा, जब चली काली घटा, तभी उसने विशाल को खिड़की के पास देखा। वो भी इस बदलते मौसम को देख रहा था। उसने जब अनिका का गाना सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, आरती, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सुंदर गा लेती हो। बस शर्माते हुए बोली, वो बस मेरा मन किया तो। विशाल उसे शर्माते हुए देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, अरे यार, इतना क्यों शर्मा रही हो? मैं तुम्हारा एकमात्र प्यारा पति हूँ, ना कि कोई अजनबी। नहीं विशाल। वो विशाल उसे सोफे पर बिठा देता है और खुद घुटनों के बल उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है, अब मेरा फेवरेट गाना भी गाकर सुनाओ। कौन सा गाना? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। अनिका उसे आश्चर्य से देखते हुए बोली, तुम्हारा ये गाना फेवरेट है? हाँ, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। और फिर वह अनिका पर शक करते हुए बोला, आरती, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये गाना बहुत पसंद है। इससे पहले मैंने तुम्हें यह कितनी बार सुनाया है। अनिका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ, मुझे तो पता है। और फिर अनिका वह गाना गाती है, और जब गाने का वो बोल आता है कि ये रस्में वो कस्में सभी, तो अनिका थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि काश विशाल तुम भी एक रोज मुझसे कहो कि ये सारी रस्में कस्मों को तोड़कर मैं तुम्हारे प्यार की चुनरी ओढ़कर तुम्हारे घर आ जाऊं। बस एक बार मुझसे कह दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। विशाल ने जब देखा कि अनिका कुछ सोच रही है, तो वह अनिका का दुपट्टा उसके सर पर रखकर खुद गाने के वही बोल गाने लगता है। अनिका जब विशाल के मुंह से गाने के वो बोल सुनती है तो वह बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाती और आगे बढ़कर विशाल को अपनी बाहों में भर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। विशाल भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे से उसके कान के पास कहता है,
मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी सी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है। और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मेरी जान, आज से पहले तो मैंने ये गाना न जाने तुम्हें कितनी बार सुनाया, पर तुम कभी भी इतना इमोशनल नहीं हुई। तो आज तुम ये गाना सुनकर क्यों इमोशनल हो गई? वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और उससे कहती है, मैं गाना सुनकर इमोशनल हो गई थी। हाँ मेरी जान, आजकल तुम बस इमोशनल ही होती हो, क्योंकि रोमांटिक होने पर तो तुमने अपने आप पर बैन लगा रखा है। एक समय था कि जब हम दोनों बारिश में खूब रोमांस करते थे और मोहब्बत की गहराइयों को महसूस करते थे, पर अब तो तुम मुझसे दूर दूर ही रहती हो। नहीं विशाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। विशाल उसका हाथ पकड़कर विंडो के पास ले जाता है और कहता है, आरती देखो बारिश हो रही है, बिल्कुल वैसी जैसी हमारी पहली बरसात में थी। अनिका ठिठक गई। उसके मन में तुरंत सवाल उठा, पहली बरसात, ये तो आरती की याद है। विशाल मुस्कुराते हुए बोला, याद है, तब तुमने कहा था बारिश में भीगने से ज्यादा सुकून किसी और चीज में नहीं है, और तुम्हारे साथ बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। अनिका के ऊंट कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। तो विशाल उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गार्डन में ले आया। अनिका जोर से बोली, विशाल अंदर चलो, यहाँ बारिश हो रही है। विशाल ने अचानक से उसके दोनों हाथ थाम लिए और अपनी ओर खींच लिया। उसकी नजदीकियों में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई और फिर वो उसके गीले बालों की खुशबू को महसूस करते हुए धीरे से बोला, आरती तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी उस दिन थी। अनिका का दिल तेज धड़क रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और आंखों में नमी थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। और तभी विशाल ने उसके गाल को हल्के से छुआ, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब मैं तुम्हें अपने पास से कभी जाने नहीं दूंगा। अनिका का गला भर आया। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसके हाथ विशाल की पकड़ में थे, लेकिन मन में तूफान था जो कह रहा था, मैं तुम्हारी आरती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए मुझे वही बनना होगा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और हल्की आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वादा है। विशाल की आंखों में सुकून उतर आया और उसने अनिका को अपने करीब खींच लिया। और फिर वो उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अब तो मैं यही दुआ करता हूँ कि हम तुम कभी जुदा ना हो। विशाल की प्यार भरी बातें अनिका के कानों में रस घोल रही थीं। उस पल अनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन में कहने लगी, विशाल तुम आरती से प्यार करती हो, हम दोनों बेशक आज एक हैं, लेकिन कल हम दोनों को जुदा होना पड़ेगा। माना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, पर हम दोनों में एक बात तो सेम है, ना तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला और ना मुझे मेरा प्यार मिलेगा। और फिर उसने अपनी आंखें यह सोचकर कस कर बंद कर लीं कि कहीं उसके आंसू उसके दिल का हाल बयां ना कर दें। विशाल ने जब अनिका की बंद आंखों को देखा, तो उसने पहले उसके माथे पर और फिर उसके होठों पर प्यार भरा स्पर्श करते हुए अनिका को अपने प्यार का एहसास कराने लगा। उस पल अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि विशाल उसका नहीं है, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। शायद यही वजह थी कि वह विशाल को खुद से दूर नहीं कर पाई। उसने आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, पर विशाल से मिलकर उसने प्यार वाली फीलिंग्स को महसूस किया था। और आज जब विशाल ने उसे पहली बार अपनी मोहब्बत को गहराई से महसूस कराया, तो फिर वह यह भूल गई कि विशाल उसे नहीं, आरती से प्यार करता है। कुछ देर उन दोनों के बीच खामोशी छाई रही और वो दोनों प्यार की गहराइयों को दिल से महसूस करते रहे। और जब बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं, तो अनिका ने खुद को उससे दूर किया और विशाल से नजरें चुराते हुए वो कमरे में आ गई। उधर विशाल अपने बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, आरती तुम्हारी यही अदा तो
मेरे दिल को हमेशा से दीवाना बनाती आई है। आज तो मैं तुम्हारे साथ वो प्यार भरे पल बिताकर ही रहूँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कहानी के प्रति एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर ही मुझे पता चलता है कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। सो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुमन अल्फाज की ये प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए सुमन अल्फाज के साथ कनेक्ट रहें और अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें।